Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. राजस्थान में उठापटक जारी, सचिन पायलट खेमे को हाईकोर्ट से थोड़ी राहत, सोमवार 10 बजे तक टली सुनवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को संदेश, दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती हमारी 1 इंच जमीन, कोशिश करने वालों को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। लद्दाख दौरे पर हैं रक्षा मंत्री। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, कहा 2014 से लगातार बड़ी गलतियां कर रहे हैं मोदी, गलतियों से देश हुआ कमजोर। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की एक और हरकत, नेपाल के थोरी में राम के जन्म के सबूत देने के लिए की जाएगी खुदाई, ओली ने किया था वहां राम के जन्म का दावा। और देश में कोरोना की रफ्तार तेज, अमेरिका में भी टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में 74,000 से ज्यादा मामले, वैक्सीन ट्रायल में भी तेजी। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो है राजस्थान में हो रही सियासी उठापटक को लेकर। आज भी सस्पेंस बना हुआ है। आज राजस्थान हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी उसमें आज हियरिंग होनी थी, और अब हाईकोर्ट ने ये मामले की जो पूरी सुनवाई है वो सोमवार 10 बजे तक टाल दी है, यानी कि सचिन पायलट को थोड़ी सी राहत है। अब थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड फिर से बताती हूँ और फिर बताऊंगी कि आज हियरिंग में क्या क्या हुआ। सचिन पायलट समेत 19 एमएलएज को स्पीकर सीपी जोशी ने डिस्क्वालिफिकेशन नोटिसेस दिए, ये कहते हुए कि वो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने 2 दिन की जो सीएलपीज थी, यानी कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग्स थी, वो अटेंड नहीं की। इसके अलावा जो एक कांग्रेस परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही थी कि सचिन पायलट समेत कुछ एमएलएज गहलोत की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद से जो हमेशा जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस जब ऐसी होती है तो उसके बाद हम देखते हैं अक्सर कि एक ऑडियो क्लिप वायरल हो जाता है, हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस लगते हैं। इसी तरह से कल एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें कि गजेंद्र सिंह शेखावत का जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने शायद कुछ पैसे वैसे लेने की कोशिश की और वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तरफ ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये मानेसर के कुछ होटल्स में वहाँ पर कांग्रेस के एमएलएज थे, तो आज उनको लेकर जो स्पेशल ऑपरेशंस के जो डीजी है मिस्टर राठौर, आज उन्होंने कहा कि ये जो ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई थी उसकी हम जांच पड़ताल करेंगे। अभी प्रोब इज अंडर वे, यानी कि अभी जांच पड़ताल चल रही है और इसकी सच्चाई को तक हम पहुंचेंगे, ऐसा मिस्टर राठौर ने कहा है। लेकिन आज इंटरेस्टिंग होगा जानना कि आज की जो हियरिंग थी उस हियरिंग में दोनों पक्षों ने क्या कहा। अब आपको बता दें कि सचिन पायलट और जो बाकी एमएलएज हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी थे, और अभिषेक मनु सिंघवी स्पीकर सीपी जोशी का पक्ष रख रहे थे। आज जब हियरिंग शुरू हुई 1 बजे के करीब लंबी हियरिंग चली, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो कि मिस्टर साल्वे ने कोर्ट के समक्ष रखा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि जो ये पूरा पिटिशन है, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू स्टिफल द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि सचिन पायलट गहलोत की डिक्टेटरशिप को अपोज कर रहे थे, यानी कि जो अशोक गहलोत की जो डिक्टेटरशिप है उसका विरोध कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पार्टी से डिफेक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स दैट इट डजंट अमाउंट टू अ केस ऑफ डिफेक्शन। तीसरी जो उन्होंने चीज़ कही कि जितनी भी एक्टिविटीज़ जिसका जिक्र किया गया है और जिसके आधार पर उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन नोटिसेस दिए गए हैं, तो ये कहा गया है कि एक्ट्स आउटसाइड द हाउस आर नॉट वायलेशन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि अगर आप सीएलपी में नहीं आ रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी में आप हिस्सा ले रहे हैं जो कि सदन के अंदर नहीं हो रही है, तो आप पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं किया जाएगा। इसकी एवज में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कोर्ट बिल्कुल इंटरफियर नहीं कर सकता है स्पीकर के मामले में, और ये पिटिशन प्रीमेच्योर है ऐसा, और इसलिए इसे खारिज किया जाए। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पिटिशन को खारिज करने की मांग की है। उधर हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने जो पॉइंट्स रखे हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बहस चल रही थी, और साथ में आपको ये भी बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि ये जितने भी एमएलएज हैं और सचिन पायलट के, आपको ध्यान होगा कि आज स्पीकर इसकी पूरे मामले की सुनवाई करने वाले थे आज शाम को 5 बजे, लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि मंगलवार 5:30 बजे तक
कोई एक्शन सचिन पायलट या इन एमएलएस के खिलाफ नहीं लिया जा सकता। तो एक बड़ी राहत है सचिन पायलट के लिए, उन बाकी एमएलएस के लिए। लेकिन जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इस समय बहुत ही गर्म है जहां तक राजस्थान की सियासत का सवाल है। इन सारी गहमा गहमी के बीच बीजेपी के जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि बीजेपी ये कह रही है कि जो गहलोत का जो घर है बिल्कुल एक अड्डा बन चुका है फेक ऑडियो सेंटर का, और इस तरीके के बयानबाजी, तो बयानबाजी का जो दौर है वो भी काफ़ी इस समय तूल पकड़ रहा है। अलग अलग पक्षों से अलग अलग बयान आ रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बैटल है कि अगर हम एक तरफ लीगल बैटल कोर्ट में देख रहे हैं तो एक पॉलिटिकल बैटल विच इज़ बीइंग फॉट आउटसाइड द कोर्ट इज़ बीइंग प्लेड आउट। बट फॉर द मोमेंट सचिन पायलट को मुझे लगता है कि उनको थोड़ी सी राहत मिली है। लेकिन जिस तरीके की जांच पड़ताल चल रही है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आ गया है कि हो सकता है कि उन्होंने पैसे की लेन देन की हो, हॉर्स ट्रेडिंग में वो इन्वॉल्व रहे हो, तो फिर से बीजेपी की छवि कहीं ना कहीं दागदार होती हुई दिख रही है। क्योंकि ये आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ ये एलिगेशंस लगाए गए। हमने कर्नाटका में ऐसा देखा, हमने मणिपुर में देखा, उत्तराखंड में इस तरीके की बातें बार बार हॉर्स ट्रेडिंग की आई थी। तो जब भी ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस लगते हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से एक ड्रामेटिक टर्न ये केस लेता जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि जब सोमवार को ये सुनवाई फिर से शुरू होती है सुबह 10 बजे से, तो किस तरीके की दलीलें दी जाती हैं। लेकिन आज की जो दलीलें थी, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कहा, सिंघवी ने कहा कि दिस पिटिशन इज प्रीमेच्योर एंड देयरफॉर इट शुड बी डिसमिस्ड। साल्वे ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही, ये कहा कि गहलोत का ऑपोजिशन, गहलोत की जो डिक्टेटरशिप है उसका विरोध कर रहे हैं, दैट डज नॉट अमाउंट टू डिफेक्शन। तो ये सारे बिंदु हैं और इंटरेस्टिंग होगा कि कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट को राहत है। लेकिन इस समय आपको ये बता दें कि सुगबुकाहट दोनों तरफ है। अगर गहलोत को ये डर है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पर अगर स्टे मिल गया तो क्या होगा, और अगर डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पर स्टे नहीं मिला तो वो दोनों ऑल्टरनेटिव्स अभी हैं। तो दोनों तरफ सुगबुकाहट है, एक अनसर्टेनिटी है। बीजेपी की वेट एंड वॉच पॉलिसी है कि अगर सरकार के नंबर्स अगर उनको लगता है कि उनके पास होंगे तो वो हो सकता है कि वो क्लेम कर ले कि वो सरकार बनाएंगे। तो अभी दोनों तरफ अनसर्टेनिटी है। बट द बॉल नाउ रेस्ट्स विद इन द कोर्ट, व्हाट कोर्ट सेज ऑन मंडे व्हेन द हियरिंग बिगिंस। लेकिन मंगलवार 5:30 बजे तक मैंने आपको कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि किसी भी एमएलए के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। So till Tuesday there is a breather. You keep following this story. और अब मैं आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलती हूँ। आइए अब आपको दूसरी खबर की ओर लेकर चलते हैं, और वो खबर जुड़ी हुई है इंडो चाइना के स्टैंड ऑफ को लेकर। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर हैं और आज एक बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। और अगर एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, तो उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली यही कहा है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की जो एक कोशिश चल रही है, एक समझौते की बात हो रही है, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की बात हो रही है, उन्होंने एक उम्मीद जताई है कि ये हो सकती है रिजॉल्व, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज उन्होंने बिल्कुल इस खुले तौर पर ये स्टेटमेंट दिया है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये पूरी तरह से जो एलएसी में, ईस्टर्न लद्दाख में जो इस समय एक स्टैंड ऑफ दिख रहा है, ये पूरी तरह रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच ज़मीन भी नहीं ले सकती। यानी कि चाइना को इनडायरेक्टली या ओपनली अगर कहें तो उन्होंने इस बात को कहा है कि कोई भी देश या दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच ज़मीन लेने की कोशिश ना करे। अब आपको बता दें कि वो फॉरवर्ड पोस्ट एरियाज़ में भी गए थे। वहाँ पे उन्होंने जो भारत की सेना के जो सोल्जर्स हैं उनसे भी वो मिले, और उन्होंने कहा कि जो 20 जवान जो शहीद हुए थे 15 जून को, उनकी कोई भी एफर्ट वेन में नहीं जाएगी, उनकी कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। और लगातार हमारा जो बातचीत का दौर है वो अभी बना हुआ है। लेकिन आपको ये बता दें कि आर्मी ने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कल। आर्मी ने कहा था कि द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस इज़ वेरी इंट्रिकेट एंड इट हैज़ टू बी फॉलोड बाय वेरिफिकेशन। यानी कि अगर हम डिसएंगेजमेंट करते हैं, ट्रूप्स अगर पीछे हटती हैं, तो उसके बाद आपको वेरीफाई करना होता है कि डिसएंगेजमेंट कहाँ तक हुआ, यानी कि सेनाएं दोनों देशों की कितना पीछे हटी। लेकिन आज जो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डिसएंगेजमेंट पूरी तरह से 100% होगा, ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। और इस बात के लिए भी इंडिकेट करता है कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो अभी लंबा चल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिकेशंस आर्मी ने दिए हैं कि इट हैज़ टू बी फेज्ड, वी आर इन फॉर अ लॉन्ग हॉल। इन सारी
बातों को हम कई दिनों से सुन रहे हैं। और अगर ये समझा जाए कि जो ये इंडो चाइना स्टैंड ऑफ है ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी पहले फेज़ की बात की जा रही है। पहले फेज़ में जो डिसएंगेजमेंट हुआ है उसको वेरीफाई करने की बात कही जा रही है। और ये जो डिसएंगेजमेंट का जो सिलसिला था वो 6 जुलाई से शुरू हुआ था, जब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि NSA अजीत डोवल और वैंग ई जो वहाँ के स्टेट काउंसलर हैं उनके बीच में जब बातचीत शुरू हुई, डिसएंगेजमेंट के मसौदे तय हुए, मॉडलिटीज़ तय हुई, उसके बाद डिसएंगेजमेंट को लेकर तमाम बातें शुरू हुई हैं। तो एक दिन मिलिट्री, एक दिन डिप्लोमेटिक लेवल, तो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। लेकिन पिछले 2 दिनों से एक हमने देखा कि एक मिलिट्री स्टेटमेंट आया जो आर्मी की तरफ से कल आया। उन्होंने कहा कि द डिसएंगेजमेंट प्रोसेस इज इंट्रिकेट, यानी कि पेचीदा है, और जब तक हम इसे पूरी तरह वेरीफाई नहीं कर लेते तो हम उसे पूरा डिसएंगेजमेंट नहीं मानेंगे। और आज जो राजनाथ सिंह ने कहा है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 100% डिसएंगेजमेंट होगा, तो एक तरीके से उन्होंने इस बात को कह दिया है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग सकता है, और होगा या नहीं होगा इसके लिए अभी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि ये प्रोसेस लंबा चलेगा, और 100% हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा इसकी कोई अभी गारंटी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो बातचीत का सिलसिला है वो अभी चल रहा है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ। अगली खबर भी इंडो चाइना स्टैंड ऑफ और तमाम इशू से रिलेटेड है, जिसको लेकर आज कांग्रेस के नेता जो राहुल गांधी हैं उन्होंने एक कड़ा प्रहार किया है मोदी के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि मोदी की गलतियों की वजह से आज देश इस संकट में है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स हों, चाहे पड़ोसी देशों से जो रिश्ते हैं, आज वो सारे खराब अवस्था में माने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी ने कोई भी डिसीजन ठीक से नहीं लिया। अब अगर आपको मैं गिनकर बताऊं कि उन्होंने किन किन बिंदुओं पर एग्जैक्टली बात की है, तो उन्होंने सबसे पहले जो नाम लिया कि जो पड़ोसी देश हैं हमारे, कोई भी जो देश की ताकत होती है उसकी इकोनॉमी से, उसकी फॉरेन पॉलिसी से, उसके जो संबंध हैं पड़ोसी देशों से, उनसे माना जाता है। और वो ये तीनों चीज़ें आज भारत पिछले 6 सालों से जब से नरेंद्र मोदी के हाथों में देश आया है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल शिथिल पड़ गई हैं, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और उन्होंने अगर बिल्कुल एग्जैक्टली अगर मैं आपको कोट करूं, उन्होंने कहा तो उन्होंने लिखा है कि कंट्रीज आर प्रोटेक्टेड बाय अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस, प्रोटेक्टेड बाय फॉरेन पॉलिसी, नेबरहुड रिलेशंस, इकोनॉमी। उन्होंने कहा अगर आप इकोनॉमी की भी हालत देख लें तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ तमाम रिफॉर्म्स के तहत, आज जो हालत है वहाँ पर देखा जा रहा है कि बेरोज़गारी वो 40 से 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस समय देश में देखी जा रही है। तो इन तीनों बिंदुओं पर राहुल गांधी का एक कड़ा प्रहार देखा गया है, और अटैक किया है उन्होंने डायरेक्टली मोदी को कि मोदी जी के राज्य में ही ना इकोनॉमी सही चल रही है, ना हमारे पड़ोसी देश से संबंध ठीक चल रहे हैं, और ना ही हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है। इसलिए इन तीनों बिंदुओं के खराब होने की वजह से आज राहुल गांधी ने कहा है कि चाइना की इसीलिए इतनी हिम्मत पड़ी है कि वो इतना अग्रेसिव पॉस्चरिंग उस चाइना ने की है। तो ये हाथों में बिल्कुल क्लियरली इन बातों को राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन बीजेपी का जो एक स्टैंड रहा है कि राहुल गांधी इज़ डिवाइडिंग द नेशन, ही इज़ डिमोटिवेटिंग द आर्म्ड फोर्सेस, तो वो लगातार इस तरीके का एक अटैक और काउंटर अटैक लगातार देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर राहुल गांधी ने ये कहने की कोशिश की है कि जिन चीज़ों को हम अपनी ताकत मानते थे, द थिंग्स विच वर आर स्ट्रेंथ्स आर नाउ आर वीकनेसेस। यानी कि उन्होंने देशों का नाम भी लिया कि हमारे रशिया से अच्छे संबंध थे, यूरोप से संबंध अच्छे थे, मालदीव्स का जिक्र किया। तो ये तमाम वैसे देश हैं जहाँ पे, और कई देश ऐसे हैं, खासकर उन्होंने यूरोप और अमेरिका का नाम लिया कि इनसे इस समय हमारी सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, यानी कि हम सिर्फ बिजनेस के जो संबंध हैं वही मौजूद हैं। लेकिन जो एक रियल संबंध की अगर हम बात करें तो वो सारे संबंध आज भारत ने फॉरेन पॉलिसी के बिंदु पर अगर देखें तो वो सारे संबंध खराब हो चुके हैं। तो राहुल गांधी का जमकर एक कड़ा प्रहार नरेंद्र मोदी सरकार पर उन्होंने किया है। और आपने देखा होगा कि लगातार कई बिंदुओं पर इस समय राहुल गांधी लगातार कड़ा प्रहार करते हुए आए। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई चुप इस समय नहीं करा सकता है। और तो इस तरीके का जो एक रेजिंग द पिच है वो लगातार कांग्रेस की तरफ से बन रही है। तो इस पर आपका क्या सोचना है, क्या फीडबैक है, ज़रूर दीजिएगा। मैं आपको अगली खबर की ओर लेकर चलती हूँ, और अगली खबर आ रही है नेपाल के प्रधानमंत्री से। आपको थोड़े दिन पहले मैंने बताया था कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, उन्होंने कहा कि नेपाल में ही भगवान राम की जन्मभूमि है, यानी कि जो जन्म स्थल है भगवान राम का वो नेपाल के थोरी इलाके में है।
आपको उस दिन भी मैंने जब ये खबर बताई थी तो कहा था और आपको बताया भी था कि बहुत सारा ऑपोजिशन है उनके इस स्टेटमेंट को लेकर। और आज जो अब एक डेवलपमेंट इस खबर में हुआ है कि नेपाल सरकार का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, यानी कि जो खुदाई की देखरेख करता है जो डिपार्टमेंट, उसने कहा है कि अब वो स्टडीज़ कैरी आउट करेंगे, रिसर्चेस कैरी आउट कर सकेंगे ताकि थोरी इलाके में वो खुदाई कर सकें। जैसे ही ये ऐलान हुआ है, काफ़ी ऑपोजिशन वहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज़ में हुआ है और इसको लेकर काफ़ी विरोध रहा है कि ऐसे अनाप शनाप कमेंट्स केपी शर्मा ओली क्यों दे रहे हैं। कुछ उनकी पार्टी के भी लोग हैं जो कि काफ़ी उनके प्रोटेस्ट में हैं और जो उनकी एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल है समय गवर्नेंस की, वो काफ़ी अपोज की जा रही है, उसका काफ़ी विरोध किया जा रहा है कि वो बार बार किस तरह से एंटी इंडिया सेंटिमेंट को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार इस बात को कहा गया है कि केपी शर्मा ओली का जो पूरा टेन्योर रहा है वो पैंडेमिक, जो कोविड की जो महामारी है उसे टैकल करने में असमर्थ रहे, उसके बाद जो पॉलिटिकल जो मूवमेंट्स और मैनूवरिंग्स हैं वो नहीं मैनेज कर पा रहे हैं और बार बार जब उनकी कोई गलतियां बताता है तो वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। और ये माना जा रहा है कि वो ऐसा तभी करते हैं जब चाइना के इशारे पे, चाइना की वजह से आज केपी शर्मा ओली को इतना बल मिल रहा है। तो इसमें कितना तथ्य है, इसका क्या लॉजिक है कि वहाँ पर आप थोरी इलाके में अब इस पर एक्सकवेशंस होंगे और भगवान राम के जन्म स्थल को लेकर अब केपी शर्मा ओली भी कुछ ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं। तो ये एक कल्चरल इंक्रोचमेंट का इंडिकेशन है कि चाइना के इशारे पर अगर केपी शर्मा ओली इस तरीके का एंटी रिलीजियस सेंटिमेंट और एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी एट द बिहेस्ट ऑफ China, and it is a kind of a cultural encroachment. Can we really prevent this kind of a cultural encroachment? What can India do? These are the million-dollar questions at the moment. What do you feel about the story? Give your feedback. और मैं अब अपनी अगली खबर की ओर चलती हूँ। अगली खबर कोरोना के अपडेट्स को लेकर है। आपको ये बता दें कि कोरोना के जो रिकॉर्ड्स हैं वो रोज़ दिन पर दिन नए रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहे हैं। और आज का दिन अगर मैं खासकर आपको जो आज की अपडेट्स में बताऊं तो इट हैज़ बीन अ डे ऑफ रिकॉर्ड्स बीइंग ब्रोकन एट द ग्लोबल लेवल, एट द नेशनल लेवल। अब मैं आपको कुछ फिगर्स बताती हूं कि पिछले 24 घंटे में 35,000 से ज़्यादा नए इन्फेक्शंस इंडिया में रिपोर्ट किए गए हैं और भारत में अब 1 मिलियन से ज़्यादा इन्फेक्टेड केसेस हैं। और हर दिन जो हमारी टैली पहले होती थी कि कुछ 7,000 कुछ 8,000, धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते अब हम ऑन एन एवरेज, डेली एवरेज जो हम ऐड कर रहे हैं इन्फेक्टेड केसेस का, दैट इज़ क्लोज टू अबाउट 30,000 न्यू केसेस। तो किस तरह से हम बढ़ रहे हैं। उधर यूएस का अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स में भी 50,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और ग्लोबल फिगर अगर मैं आपको बताऊँ तो 13.37 मिलियन इन्फेक्टेड केसेस हैव बीन रिपोर्टेड और 5,80,000 डेथ्स इस समय रिपोर्टेड है। मोर्टेलिटी रेट भले ही भारत में कम हो, बताया जा रहा है कि 2.55% के करीब मोर्टेलिटी रेट है, डेथ्स कम हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। लेकिन जो अभी भी हमारे फोकस एरियाज़ हैं, कुछ राज्य हैं जहां पर इस समय एक फोकस्ड अटेंशन चाहिए और वो राज्य है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ये वो मेजर राज्य हैं जहां पर इस समय इन्फेक्शन ज़्यादा रिपोर्टेड हैं। और इस समय जो सबसे बड़ा डर है कि किस तरह से रूरल एरियाज़ में अब इन्फेक्शन धीरे धीरे करके फैलेगा और क्या हम रूरल एरियाज़ में वाकई में इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं, हमारी क्या कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी होगी। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, अभी तक अलग अलग देशों में वैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं, अलग अलग देश अलग अलग दावे कर रहे हैं कि वैक्सीन आने वाली हैं, आज आएंगी, कल आएंगी या 1 साल में आएंगी। मल्टीपल इस समय रिसर्चेस चल रही हैं, बट नोबडी हैज़ अ डेफिनेट आंसर एज टू व्हाट इज़ द रियल ट्रीटमेंट फॉर कोरोना। लेकिन जहाँ तक रिकॉर्ड्स का सवाल है, रोज़ हम इन नंबर ऑफ इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो रोज़ नए रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। वैक्सीन कब आएगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज भी जो एक बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे केसेस होने के बावजूद हमारी सरकार आज ये मानने को तैयार नहीं है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन देश में शुरू हो गया है। आपको ये भी बता दें कि कल कर्नाटका के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बी श्रीरामलू, तो उन्होंने यही कहा था कि आप सरकार को दोष दे लीजिए, आप चाहे सिस्टम्स को दोष दे लीजिए, लेकिन जिस तरह से इन्फेक्टेड केसेस बढ़ रहे हैं तो हम यही कह सकते हैं कि अब सिर्फ भगवान ही आपको कोरोना से बचा सकता है। तो भगवान के भरोसे ही लगता है अब जीना पड़ेगा। और कोरोना का ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, क्योंकि सरकार ने अपने, मुझे लगता है कि सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए हैं और कोरोना से जो इम्पैक्टेड हमारी इकोनॉमी है वो भी बहुत अच्छी हालत में नहीं है। यूनिट्स बंद हो रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें, और
जो रूरल एरियाज़ की जो मैंने बात की, तो आपको बता दें कि जो मॉनसून सीज़न है, इस समय खारिफ क्रॉप्स का सोइंग सीज़न होता है, तो अगर गांव में इस तरीके का इन्फेक्शन अगर फैलेगा तो आप सोच सकते हैं कि ये महामारी का स्केल गांव के लेवल पर कितना होगा। आपका इस पर क्या सोचना है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी स्टोरीज़ में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @Neelu317 एंड यू हैव एन ईमेल ID फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन. डू सेंड अस योर feedback. Thanks for watching. It's not fake.